नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार ने 6 जजेस को, वो भी महिला 6 जजेस, उनको टर्मिनेट कर दिया है। सैक कहा गया है या नौकरी से निकाल दिया गया है। इस बात की सूचना जब उनमें से 3 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट को लिखा कि हमको निकाल दिया गया है और हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, मेरा सर्विस रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन हमको निकाल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जब उन्होंने लिखा तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उसको एक बेंच को एलोकेट किया। उस बेंच ने स्यू मोटो उस पर कॉग्निजेंस लिया है। स्यू मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए उन 6 जजेस को नोटिस किया गया, मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस किया गया, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को नोटिस किया गया और अब उसमें एक एमिकस क्यूरी अपॉइंट कर दी गई है। और वो एमिकस क्यूरी का काम ये है कि वो कोर्ट को असिस्ट करेंगे। चूँकि स्यू मोटो कॉग्निजेंस लिया है, कोर्ट ने अपने आप कॉग्निजेंस लिया है उनके टर्मिनेशन का, इसलिए कोर्ट को असिस्ट करने के लिए कोई किसी की आवश्यकता पड़ती है तो वो उन्होंने एमिकस क्यूरी अपॉइंट कर दिया है। एमिकस क्यूरी ने थोड़ी बहुत रिसर्च करके, ये जो भी रिसर्च किया हो, एमिकस क्यूरी होती है जब जजेस को किसी असिस्टेंस की आवश्यकता पड़ती है तो कोर्ट अपने फंड से एलोकेट कर एमिकस क्यूरी अपॉइंट कर देता है। उनको लगता है कि ये वकील जो है वो ज़्यादा अच्छा मदद कर पाएगा तो वो अपॉइंट कर देते हैं, फिर वो रिसर्च करके कोर्ट में लगाते हैं। एमिकस क्यूरी ने कोर्ट में अपना जो रिप्लाई लगाया, उन्होंने कहा कि साहब, इसको जांचने के लिए कि ये 6 जजेस अयोग्य थे या नहीं थे, इनके टर्मिनेशन का कारण ठीक था या नहीं था, जो कि गवर्नर ने या सरकार ने किया है, उसके लिए बाकी के 300 और जजेस के अकाउंट को देखना होगा और उनके रिकॉर्ड को देखना होगा कि उनकी और इनमें सिमिलैरिटी क्या है। अगर 300 का कार्यभार बिल्कुल वैसा ही जैसा इन 6 का था तो फिर 6 को हटाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर 6 वाकई में अयोग्य थे तो फिर उन 6 को हटाना ठीक था। मामला क्या है? मामले की बैकग्राउंड में जब हम चलेंगे, ये तो मैंने आपको जस्ट बताया कि आखिर क्या होने वाला है। मामले के बैकग्राउंड में चलेंगे तो बात ये आती है कि सबसे पहले जिस समय वैकेंसी आती है तो एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके हम इंटरव्यू करके जजेस को बिठा देते हैं। उनकी ट्रेनिंग व्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के पार्ट के बाद वो फील्ड में आते हैं। जनरली क्या होता है कि सबसे पहले उनको जैसे ही सिलेक्शन होता है तो जजेस एकेडमी में भेज देते हैं। कुछ बेसिक जानकारियों के बाद उनको किसी सीजीएम के पास या एज सीजीएम के पास असिस्टेंट्स बनाकर भेज देते हैं। फिर धीरे से उनको फिर एकेडमी में बुलाते हैं, फिर भेजते हैं। ऐसा एक प्रकरण चलता है और उसके बाद उन जजेस को वहाँ पर अपॉइंट कर दिया जाता है, कुछ काम दे दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में जिला जज उनकी ग्रेडिंग करता है और हाई कोर्ट भी उनकी ग्रेडिंग करता है इन जजेस की। और इस पीरियड को, जिस समय इनकी ग्रेडिंग चल रही होती है, इनके कारोबार को देखा जाता है, इनके वर्किंग स्टाइल को देखा जाता है, इनके बिहेवियर को देखा जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट को देखा जाता है, इनकी ड्यूटी छुट्टी और काम करने का तरीका, समय देने का तरीका, ये सब कुछ देखा जाता है। इसके आधार पर इनकी ग्रेडिंग होती है। तो ए से लेके डी सी जो भी ग्रेडिंग है वो ग्रेडिंग कर दी जाती है। डिस्ट्रिक्ट जज ने, इन जजेस में से एक ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट जज ने मुझे बी ग्रेड दिया था। एक्सीलेंट तो नहीं दिया, लेकिन बी ग्रेड कुछ समय पहले ही दिया था। और कुछ समय पहले जब बी ग्रेड दिया था मुझे, तब यानी कि सेटिस्फैक्ट्री है, गुड है। लेकिन हाई कोर्ट ने डी कैटेगरी दी थी। तो हाई कोर्ट ने डी कैटेगरी दी है और जबकि डिस्ट्रिक्ट जज जिसके जिसके मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं, उसने हमको बी कैटेगरी दी है। तो क्या होता है, जजेस के अपॉइंटमेंट के बाद ये जो पीरियड चलता है, इस पीरियड में लगभग 4 वर्ष, नीचे जो नया अपॉइंटमेंट रहता है उसमें लगभग 4 वर्ष, 4 वर्ष तक हम उनको प्रोबेशन पर रखते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अपॉइंटमेंट की खास बात ये है, यानी कि हम डिस्ट्रिक्ट लोअर में 2 तरह के जजेस, 2 कोर्टें होती हैं। चूँकि एक को लोअर कोर्ट कहते हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा लोअर मत कहिए, सबॉर्डिनेट मत कहिए, उसको इनिशियल कोर्ट कहिए, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है। या सीजीएम की कोर्ट कहिए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहिए। लोअर या सबॉर्डिनेट करना ठीक नहीं है, क्योंकि सब लोग एक उद्देश्य के लिए। आज के चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ के ऐसे बयान कोर्ट की सुनवाई के दौरान आए हैं।
इस मामले में डिस्ट्रिक्ट जज की जो अपॉइंटमेंट है, उस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने या उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने अभी आज कल ही नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया और ये कहा है कि वो जो लोग 7 साल की प्रैक्टिस वाले हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज के अपॉइंटमेंट के लिए जिसको एचजीएस का एग्जाम कहते हैं, वो 7 साल की एटलीस्ट प्रैक्टिस उनकी होनी चाहिए और 35 वर्ष की उनकी आयु होनी चाहिए। कुछ राज्यों में 32 वर्ष है, कुछ में 35 है, कुछ में 38 है, ऐसा रहता है। तो एक मिनिमम एज 35 वर्ष की एज जो 7 साल की कम से कम प्रैक्टिस रहनी चाहिए। उस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने नोटिफिकेशन करके अमेंडमेंट किया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है केवल 7 साल की प्रैक्टिस नहीं, कम से कम 30 इंडिपेंडेंट केसेस भी होना चाहिए। एससी एसटी के लिए 24 इंडिपेंडेंट केस होने चाहिए और बाकी के लिए पिछले 5 वर्ष में जो 7 वर्ष इनकी प्रैक्टिस हुई है उसमें 30 इंडिपेंडेंट केस होने चाहिए। इंडिपेंडेंट केस का मतलब ये होता है कि जूनियर बनकर काम नहीं कर रहे हो, आपके अपने व्यक्तिगत केसेस हो। मुझे लगता है कि ऐसा करके बहुत बड़ी छटनी होने वाली है, बहुत बड़े स्तर पर लोगों को छटनी होने वाली, क्योंकि जो केसेस हैं 30 इंडिपेंडेंट केस, बहुत मुश्किल काम है वो मिलना। तो उसके लिए आपको एक्टिव प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत समय आपको कोर्ट में देना पड़ेगा और क्लाइंट के साथ बहुत समय देना पड़ेगा, फिर आपको पढ़ाई भी करनी है एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए। तो मुझे लगता है अब बहुत टिपिकल बना दिया है। हालांकि ये जो कर दिया है कोर्ट ने, इस पर निश्चित रूप से लिटिगेशन जाएगा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट होगा और उसमें ये कहा जाएगा कि साहब जूनियर के नाते भी अगर हमने काम किया है तो भी हमको रिकॉग्नाइज किया जाए। ऐसा मेरा मेरा मानना है, ऐसा होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट केस मिलना बहुत मुश्किल काम होता है। लोगों की आयु बहुत ज़्यादा हो जाती, तब तक इंडिपेंडेंट केसेस आवश्यक नहीं है, मिल जाए, लेकिन योग्यता होती है। केस मिलना और योग्यता होना, इन दोनों में कुछ फ़र्क रहता है। तो योग्यता रहती है, जूनियर की तरह काम करते हैं क्योंकि जूनियर का इकोसिस्टम बना हुआ है, उसके बाद केसेस आ रहे हैं। बट सीनियर का इकोसिस्टम बना है, उसके बाद केसेस आ रहे हैं। ये अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक संशोधन इसमें किया है और मुझे लगता है टिपिकल है। इसमें क्या होता है कि दोनों में ही, चाहे लोअर की भर्ती हो चाहे उसकी भर्ती हो, दोनों में ही आप प्रोबेशन पर रहते हैं और प्रोबेशन के दौरान ही ये कैटेगरी बांटी जाती है। हाई कोर्ट ने 2023 में हाई कोर्ट ने इनके सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए इन 6 महिला जजेस की सरकार को कहा कि इनको टर्मिनेट कर दो। मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि गवर्नर ही ट्रांसफर पोस्टिंग करता है और गवर्नर ही उनके वारंट पर साइन गवर्नर ही करता है, अपॉइंटमेंट भी गवर्नर ही करता है, जिसको सबऑर्डिनेट जुडिशरी कहते हैं। वो गवर्नर ही इनका मालिक होता है। इस प्रकार के बहुत सारे पहले भी कन्फ्लिक्ट आ चुके हैं कि हाई कोर्ट ने कहा कुछ और गवर्नर ने किया कुछ। हाई कोर्ट ने कहा इनको टर्मिनेट कर दो, गवर्नर टर्मिनेट करने को मना कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा इनका ट्रांसफर कर दो, गवर्नर ने ट्रांसफर करने को मना कर दिया। इस बात को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक जो रूलिंगें बनी उसमें ये कहा गया कि गवर्नर हाई कोर्ट की रिकमेंडेशंस को मानने के लिए बाध्य है। अब मध्य प्रदेश सरकार के गवर्नर ने जब टर्मिनेशन किया होगा तो फिर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की तरफ से वो गया होगा, लिखा गया होगा कि इनको टर्मिनेट कर दो सर्विस से। अभी इनका प्रोबेशन पीरियड चल रहा है, इनको कंफर्म करने की बजाय टर्मिनेट कर दिया है क्योंकि ये अयोग्य है। अब टर्मिनेशन का अगर हाई कोर्ट ने लिखा है तो गवर्नर तो पहले मैंने कहा कि बाध्य है, चूंकि रूलिंग ऐसी है कि गवर्नर बाध्य है, जैसा कहा जाएगा वैसा वो करेगा। गवर्नर ने यानी कि सरकार ने टर्मिनेशन का ऑर्डर कर दिया और सरकार के टर्मिनेशन के ऑर्डर के बाद, सरकार के टर्मिनेशन के ऑर्डर के बाद ये लोग एक्टिव हुए तो फाइनली इनका मालिक तो रजिस्ट्रार होता है। मालिक से मतलब है रजिस्ट्रार की रिकमेंडेशन होती, तो रजिस्ट्रार चूंकि स्थायी रूप से बैठता है इसलिए रजिस्ट्रार को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया है। समस्याएं कहाँ आती हैं? समस्या ये आती है कि हमारे पास बहुत बड़ी संख्या इस समय जजेस की ऐसी आ रही जो कॉन्सेप्ट की बजाय रट कर आते हैं। अब चूंकि जैसा मटेरियल आ रहा है उसमें से बेस्ट चुन रहे हैं, इसलिए ये एक बड़ी भारी समस्या है कि पूरे देश में मोस्टली वैकेंसी खाली जाती है और वैकेंसी खाली इसलिए जाती है क्योंकि हमें उस तरह के योग्य जजेस नहीं मिलते। उसका एक कारण भी है कि ये मार्केटिंग, ग्लोबल मार्केटिंग का युग है। मार्केटिंग में किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने एक निर्धारण कर दिया कि भाई ये क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के अनुसार उसने अपना नोट्स बना लिया, नोट्स बच्चे को पढ़ा दिया, खूब बढ़िया सा झापा मेंटेन किया और वहाँ पर उनके 150 लोग ये कहने वाले मिल जाएंगे नहीं फलाने सर मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और वो पढ़ाते समय भी यही कहते हैं कि तुम मेरे पास आए हो मतलब तुम्हारा सौभाग्य है, तुम मेरे पास आए हो मतलब जीवनदान हो गया, तुम मेरे पास आए हो मतलब ये हो गया। अब वो बच्चा जब वहाँ पर गया तो उसका एक नोट्स, जो टीचर का नोट्स था, उसने किताब पकड़ने नहीं दी, क्वेश्चन क्लास में करने नहीं दिया, और जो नोट्स बना था वो पुराने पेपर्स के आधार पर बना था। तो पेपर पुराने उठाकर देखे तो वो सॉल्व हो गए। अब सॉल्व हो गए तो बच्चा खुश। अब वो रेक्टिफिकेशन करके वहाँ पर गया
तो फिर हमारी समस्या ये है कि एग्जामिनेशन करते समय जुडिशरी उनको ये चेक करती है कि भाई हमको मिले ही ये बस्ट, तो करें क्या? हमें वो कैटेगरी मिल ही नहीं रही है जो हमें कैटेगरी चाहिए, तो फिर क्या करें? अब इस मामले में वो जो जो मिनिमम क्वालिफाई होते हैं उनको ले लेते हैं, फिर भी वैकेंसी खाली करने, एचजेएस की तो अक्सर खाली रहती है, सारे राज्यों में मोस्टली खाली रहती है, तो एचजेएस की और टिपिकल कर दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने, तो अब और खाली रहने वाली है। हालांकि उत्तर प्रदेश की वैकेंसी भर जाती थी, क्योंकि ज़्यादातर जजेस वहाँ से या नौकरी करने वाले लोग वहाँ से जाते हैं जिनके पास अपने संसाधन नहीं होते। आप गुजरात से देखेंगे तो बहुत जजेस आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, यहाँ से आपको उत्तराखंड, यहाँ से आपको बड़ी आबादी मिलेगी, क्योंकि संसाधनों की यहाँ पर कमी है और इसलिए नौकरी ही एक उपचार है। तो यहाँ से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड से लोग ज़्यादा, चूँकि उनके पास कुछ है नहीं, 100 रुपये के एक फॉर्म में एग्ज़ाम हो जाता है, और अगर कोचिंग शोचिंग भी पढ़नी हुई तो अपना जुगाड़ जुगूड़ करके पढ़ाते हैं और इसी चक्कर में वो लगे रहते हैं। तो यहाँ पर वैकेंसियाँ मोस्टली फिल हो जाती हैं, लेकिन बाहर दूसरे प्रदेशों में वैकेंसियाँ खाली रहती हैं। उसका कारण है वहाँ पर इतनी हमको वो क्वालिटी नहीं मिलती, और वहाँ कोचिंग सिस्टम भी बना हुआ है, तो वो चूँकि पेइंग कैपेसिटी है इसलिए वो कोचिंग में जाते हैं, और पेइंग कैपेसिटी होने की वजह से वो कोचिंग में गए और कोचिंग ने उनका एक क्राइटेरिया तय कर दिया, और कोचिंग ने चूँकि क्राइटेरिया तय कर दिया है इसलिए वो उतने ही सर्किल में घूमता रहा, और परिणाम ये निकलता है कि सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन अगर होते भी हैं तो फिर वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बड़े बड़े दावे करते हैं, और दावे इस आधार पर करते हैं कि कोचिंग अगर 20 साल से चल रहा है और 20 साल से हर साल उसने 4-5 हज़ार बच्चा पढ़ाया, तो 5,000 बच्चे 20 साल पढ़ाए, तो आप सोचो कितने लोग पढ़ाए। उसमें से पिछले 5-6 साल से जो पढ़े हुए हैं वो तो एग्ज़ाम देते ही देते हैं। अगर मैं 5-6 साल पीछे पढ़े हुए हैं उनकी भी बात करूं तो भी 25,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया। अब 25,000 में से 100 का सिलेक्शन हो गया, 200 का सिलेक्शन हो गया, 300 का सिलेक्शन हो गया, तो फिर वो क्लेम करता है अपना डेटा मैनेजमेंट के लिए उसने बिठा रखा है, वो क्लेम करता है कि भाई हमारे ये 10 आ गए, हमारे ये 100 सेलेक्ट हो गए। वो 100 की फ़ोटो छापता है, उनको बढ़िया बढ़िया गिफ्ट देता है, उनकी शादियों में कारें गिफ्ट में दी जाती हैं ताकि बाकी जजेस भी इन्फ्लुएंस में आ जाएं, और वहाँ भौकाल झोंपा दिखाया जाता है, बड़ा वो बॉक्सर ऑक्सर लेकर चला जाता है, मर्सिडीज़ और BMW पर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, और इस प्रकार एक काफिला मेंटेन होता है, और वो उसके आकर्षण में बहुत बड़ी संख्या उनके पास जाती है, और वो सारा का सारा मेंटेन करते हैं। मैं मानता हूँ कि उन इस प्रकार के एक भी सिलेक्शन नहीं होते। इन लोगों को ये कहना चाहिए कोई सिलेक्शन हुआ ही नहीं है, लेकिन होता है। ग्राहक पंचायत ने पीछे ग्राहक संघ, उसने पीछे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूटों को नोटिस किया था, और नोटिस आपको याद होगा कि दिल्ली के मुखर्जी नगर की भी बहुत सारी कोचिंगों को नोटिस दिया गया था जो बहुत बहुत ज़्यादा बोलते थे, मीडिया का सहारा लेते थे, और ये वो फिल्में बनवाते हैं अपने ऊपर, क्योंकि पैसा करोड़ों अरबों रुपए आता है तो वो बनवाते हैं अपनी फिल्में। वो फिल्में बनवा बनवा के क्लेम करते हैं, इंटरव्यू के सेशंस लगाते हैं, उसमें क्लेम करते हैं, और बाकी क्लेम करते हैं कि साहब उनके पास फॉर्म भी भरकर एक बार आ गया और उन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली 1,000 रुपये की, 2,000 रुपये की, इसके आधार पर, या फिर इंटरव्यू फ्री में करवा दिए, इंटरव्यू गाइडलाइंस, तो इंटरव्यू में फोटो शोटो लगवा दी थी, इसके आधार पर वो क्लेम करते हैं। ऐसे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट एक ही बच्चे को क्लेम करने की वजह से सरकार ने पीछे नोटिस किए थे कि आप भ्रम फैला रहे हैं और आप समाज में ये गलत धारणा रखे हुए हैं। क्या हुआ होगा उसका पता नहीं है, क्योंकि अभी 2-3 महीने पहले की बात है, और क्या परिणाम निकलेंगे वो तो आगे देखे जाएंगे। लेकिन हाँ, ये एक इंडस्ट्री ऐसी डेवलप हो गई है जो मोस्टली अर्बन नक्सल्स के हाथ में है। अर्बन नक्सल से मतलब है कोचिंग इंस्टीट्यूट में वो जो कम्युनिस्ट फिलॉसफी को बिलोंग करते हैं, उन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से यूनिवर्सिटियाँ कवर की थी, और फिर उन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट भी कवर कर लिए। अब कम्युनिस्ट फिलॉसफी या फिर मैं कहूँ अर्बन नक्सल फिलॉसफी को फॉलो करने वाले वो बढ़िया झांपा भोकाल दिखाते हैं, और भोकाल दिखाकर बच्चे को आकर्षित करते हैं। उनका एक इकोसिस्टम है, स्कूल से लेकर और ऊपर तक उनके अपना मैनेजमेंट है। तो क्या उसका परिणाम निकले? इसलिए इन सभी मामलों में जो बच्चा सेलेक्ट होकर जाता है वो मिनिमम क्वालिफाई का जाता है, या वो उस अप्रोच का नहीं होता। इसीलिए मैंने कहा कि एचजेएस चूंकि उत्तर प्रदेश में नहीं आ पा रहे होंगे, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार को ये इसमें नियम बदलने पड़े, और ये कहना पड़ा कि 30 इंडिपेंडेंट केसेस होने चाहिए, वकालतनामे होने चाहिए। ऐसा ना हो कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला जो एक पार्टिकुलर परिधि में है वही हमारे पास सेलेक्ट होकर चलाए, और चूंकि डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटमेंट होती है और उसको सजाए मौत भी लिखने का अधिकार होता है, सब्जेक्ट टू कंडीशन वेरिफिकेशन
डिस्क्रिमिनेशन हाई कोर्ट होता है, लेकिन सजाए मौत तक की सज़ा वो दे देता है, उस पर जजमेंट लिखता है। आप सोचो जिसकी प्रैक्टिस ना हो, जो विषय में घुसा ना हो, किताबें केवल उसने रट कर आया हो, उसको अगर अगर आप सजाए मौत लिखने की पावर सीधी दे देते हैं केवल एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की वजह से, तो कितना बुरा हो सकता है हमारे देश के साथ। यही मैं लगातार कहता हूँ कि जो जुडिशल सर्विसेज के अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, वो भी 2-3 साल पढ़े और पढ़ने के बाद फील्ड में आ गए और फिर वो बॉस बनकर बैठ गए, उनके पास पूरी पावर आ गई। यही कारण है कि एचजेएस जो डिस्ट्रिक्ट जज रहता है, डिस्ट्रिक्ट जज सुपर बॉस होता है। सबसे टिपिकल एग्जाम आज तक का माना गया है, ये सबसे बड़ा एग्जाम जिसमें डायरेक्ट भर्ती एग्जाम के बाद सबसे बड़ी पोस्ट पर होती है, वो डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट होता है, जिसको एचजेएस कहते हैं। आईएएस तीसरी कैटेगरी में आता है, वो पहली कैटेगरी में एचजेएस, पीसीएसजे यानी कि जुडिशल सर्विसेज, और फिर आईएएस का एग्ज़ाम तीसरी कैटेगरी में हम लेकर आते हैं, क्योंकि उसको हमने सजाए मौत की पावर नहीं दे रखी होती। सजाए मौत की पावर उसको दे रखी होती। इनके कामों को भी समय समय पर अगर आवश्यकता पड़ती है तो उसको एडमिनिस्टर करने का या उसको कंट्रोल करने की पावर डिस्ट्रिक्ट जज को दी जाती है, इसलिए ऐसा रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में जब हम सबसे काबिल व्यक्ति को ढूंढ रहे हों, वो अगर एक परिधि के बाद आ जाए, तो फिर उसके लिए भी इंटरनल वेरिफिकेशन का वो है कि उनको कंफर्म किया जाए कि ना किया जाए। इनमें ग्रेडिंग होती है, डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा ग्रेडिंग होती है, या फिर इसमें इसमें ग्रेडिंग ऊपर के द्वारा होती है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा ग्रेडिंग होती है, फिर हाई कोर्ट के द्वारा इसकी ग्रेडिंग होती है। अब इसी ग्रेडिंग व्यवस्था में हाई कोर्ट ने इन 6 जजेस को टर्मिनेट किया होगा, और टर्मिनेशन के बाद जो जो टर्मिनेशन किया गया होगा, इस टर्मिनेशन के बाद हाई कोर्ट में व सुप्रीम कोर्ट में ये लोग अप्रोच किए होंगे, सही क्या, गलत क्या, अच्छा क्या, खिलाफ क्या, क्योंकि एग्ज़ाम तो क्वालिफाई सब कर ही चुके थे। अब तो केवल ऑब्जर्वेशन की बात है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट या जो ऊपर का रजिस्ट्रार रहता है, वो ऑब्जर्व करता है कि इनकी गतिविधि क्या है। इन लोगों का कहना इस मामले में ये था कि साहब बीच में कोरोना आ गया, 4 साल का ऑब्जर्वेशन पीरियड था, उसमें कोरोना काल में हमारे सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं आ पाए। एक ने इम्प्लीड किया है, एक जज जो जिसको टर्मिनेट किया गया, उसने इम्प्लीड किया, उन्होंने कहा साहब मैं गर्भवती हो गई थी और ये मेरा और मेरे बच्चे का फंडामेंटल राइट है कि हमको छुट्टी मिले। अब चूंकि वो प्रेगनेंसी का पीरियड है, इसलिए उस पीरियड में मैं कर नहीं सकती। दूसरा कोरोना का काल था, उसमें मैं नहीं कर पाई, इसलिए इस कारण से मेरी सेटिस्फैक्ट्री ऑब्जर्वेशन नहीं हो पाया, या सेटिस्फैक्ट्री मेरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया। इस रिकॉर्ड को ऐसा होने की वजह से इन्होंने मुझे टर्मिनेट कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट उस पर फुल्ली नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा उसका ऑब्जर्वेशन का प्रकार, मेथड और जो भी करेगा, और हम सब जानते हैं कि इस मामले में ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो आज के बैठे हुए हैं वो रेगुलेशन बनाने में बड़े परफेक्ट हैं, केवल एनजेएसी के रेगुलेशन को छोड़कर, मतलब अपने अपॉइंटमेंट को छोड़कर, अपने बच्चों के अपॉइंटमेंट को छोड़कर जजेस मोस्टली सब सही सुधारात्मक करते हैं, अपने को छोड़कर दुनिया को सुधारते हैं। देखते हैं कि इसमें कितना सुधार होता है, लेकिन मानना ये चाहिए कि कहीं ना कहीं सुधार हो रहा है, किसी न किसी स्टेज पर सुधार हो रहा है। ये तो सबसे अच्छा मुझे लगता है कि इन्विटेशन होना चाहिए कि भाई हो रहा है सुधार, बाद में वो भी सब सुधरेगा जो जिसको मैं सुधार की बात कर रहा हूँ, बाकी लेकिन अभी यहाँ सुधार हो रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।